Hi everyone, welcome to an academy. I am Paras Chitkara and this is another strategy video. बहुत लोगों का क्या डाउट था कि टॉपर कॉपीज कैसे यूज करनी है, टॉपर कॉपीज की लर्निंग्स को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, क्या हमें सारी टॉपर्स कॉपी देखने की ज़रूरत है या नहीं, या फिर क्या चीज़ें उनसे उठाकर अपने आंसर्स में डालनी है, नोट्स में डालनी है। अब इसी के लिए व्हाट आई हैव डिसाइडेड है कि आई विल बी मेकिंग दिस वीडियो जिसमें मैं पूरा GS 1 2 3 4 करके तुम्हें दिखा दूंगा कैसे टॉपर्स कॉपी यूज करनी है। मैंने पिछले 4 साल के 2020 से 2023 तक के सारे रैंक 1 के टॉपर कॉपीज इसमें यूज़ की हुई है ताकि तुम्हें बार-बार जाकर देखनी ना पड़े। अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो समझ में आ जाएगी। प्लस मैंने 1-2 और जिनका बहुत अच्छा स्कोर था जीएस में, जैसे दिव्या मिश्रा। उनकी कुछ रैंक 28 थी बट जीएस का स्कोर उनका हाईएस्ट था, तो उनकी भी कुछ कॉपीज इसमें ऐड करी है। ठीक है, तो ऐसे हम GS 1 2 3 4 सब्जेक्ट वाइज जाकर देखेंगे कि कैसे एक अच्छा आंसर लिखा जाएगा उस सब्जेक्ट का, और क्या हम इनमें से कुछ चीज़ें अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, हमारी क्या लर्निंग्स निकल कर आती हैं इनसे। ठीक है, सो सबसे पहले GS 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो, ये है रैंक 1 शुभम कुमार की, 2020 में रैंक 1 थी उनकी। तो अब देखो, GS 1 में आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट है ये। आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था, ये सब मैंने टेस्ट सीरीज से ही लिया है। ठीक है, जो कोचिंग वाली साइट्स पर टेस्ट दिए होते हैं ना उनके, वहाँ से आपको भी मिल जाएंगे। इफ़ यू वांट टू एक्सेस इट, आप वहाँ से जाकर एक्सेस कर सकते हो, ये ओपनली अवेलेबल है। तो एडवेंट ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन एंशिएंट इंडिया। ठीक है, तो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म से कैसे आर्किटेक्चर डेवलप हुआ, अब ये थी क्वेश्चन की डिमांड, और था 15 मार्कर का। अब देखते हैं उन्होंने इसको कैसे अप्रोच किया। पहले सबसे पहले देख लो, बुद्धिज्म और जैनिज्म की इंट्रोडक्शन दे दी, उसका टाइम पीरियड बता दिया। ठीक है, और बस उसको क्वेश्चन की क्या किया, आर्किटेक्चर की डिमांड थी ना, उसी के साथ लिंक कर कर बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन रख दिया। ठीक है, तो ये बेसिक चीज हमें पता ही है ऑलरेडी सबको, कि बेसिक हमारी इंट्रोडक्शन रहनी चाहिए 2 या 3 लाइन की, और हिस्ट्री का है, आर्ट एंड कल्चर का है, तो उसमें टाइम पीरियड हमेशा मेंशन कर देना चाहिए। ठीक है, फिर द एडवेंट ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म की बात हुई थी, उससे कैसे डेवलप हो रहा है, तो उसको ही डायरेक्टली सब पार्ट को उठाया, बॉक्स किया और लिख दिया। तो अब उन्होंने डिटेल में जाकर सारी चीजें बताई कि कैसे चैत्य आए, विहार आए, और देखो हर पॉइंट के साथ दिया एग्जाम्पल। समझे, इसीलिए बोलते हैं कि हर पॉइंट जो भी लिख रहे हो कोशिश करो कि उसके साथ एक एग्जाम्पल आए। तो ये पहला पॉइंट उन्होंने समझाया कि बिल्डिंग चैत्य विहार, रॉकेट केव्स, फिर एग्जाम्पल दिया 12 बार केव्स। फिर बात की स्कल्पचर की, यक्ष एंड यक्षिनी। अब ये सारे देखो जो उन्होंने कीवर्ड्स लिखे, सारे कीवर्ड्स को वो अंडरलाइन कर रहे हैं। ठीक है, फिर से जैनिज्म की बात करी और उसमें भी एग्जाम्पल दिया और उसको अंडरलाइन किया। ठीक है, फिर देखो ये डायग्राम भी बनाकर दिखा दिया। तो GS 1 में, आर्ट एंड कल्चर में, इसीलिए बार बार बोला जाता है कि डायग्राम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपने, अगर वहां पर थोड़े से आंसर डिफरेंशिएट करने हैं। ठीक है, टॉपर्स के आंसर भी तुम जाकर देख लो, नॉर्मल आंसर ही हैं, बस थोड़ी उनकी प्रेजेंटेशन अच्छी है। ठीक है, स्ट्रक्चरिंग अच्छी रहती है और कुछ वैल्यू एडिशन अच्छा रहता है, जो कि रिलेटिव परफॉर्मेंस में उन्हें हेल्प करता है। ठीक है, तो अब यहाँ उन्होंने डायग्राम बनाकर दिखा दिया इंटरेंस ऑफ केव का। फिर आई स्तूपा की बात कर ली, आर्किटेक्चर था, बुद्ध आर्किटेक्चर की बात थी तो स्तूपा की बात होनी ही थी। फिर बुद्धा का स्तूपा का मेंशन किया। ठीक है, फिर उसका भी डायग्राम बनाकर दिखा दिया। अब ये डायग्राम, एक तो ये पर्पस हो जाता है डायग्राम का, और दूसरा पर्पस क्या होता है, स्पेस कंप्लीट करना। अभी आगे मैं दिखाऊंगा कि कैसे जब उन्हें आंसर नहीं आ रहा था तो उन्होंने स्पेस कंप्लीट करने के लिए डायग्राम बना दिया। ठीक है, तो ऐसे ये डायग्राम बनेगा वहां पर। स्तूपा की बात कर रहे हो, केव्स की बात कर रहे हो, तो वैसे सारे डायग्राम बना कर आओ। फिर देखो स्कल्पचर की बात करी, ग्रीको रोमन फीचर्स। अब ये कीवर्ड हो गया हमारा, कीवर्ड मेंशन किया और उसको अंडरलाइन कर दिया। फिर ये मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, उसकी बात कर ली। अजंता एलोरा केव्स की बात कर ली। ठीक है, फिर बोधिपत्म पद्मपानी, वज्रपानी। अब इनकी बातें करी और सब चीजों को, कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर कर दिखाया उन्होंने।
सो यही हमारी अप्रोच रहनी चाहिए वहाँ पर। बहुत ही अच्छा तरीके से आंसर को लिखा हुआ है, प्रेज़ेंट किया हुआ है। ठीक है? फिर अगले 2 पॉइंट लिखे और लेटर आर्किटेक्चर से लिंक कर दिया। अब ये देखो, ये है लिंकिंग वाली पार्ट। तुम्हें बोलते हैं ना कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर, हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन आए तो उसकी कंक्लूजन में या प्री कंक्लूजन में तुम उसको प्रेज़ेंट से लिंक कर सकते हो। अब लिखने की जगह नहीं थी, हमें पूरी 3 शीट तो भरनी ही है। देख लो, 15 मार्कर का था, तीनों पूरी शीट भरी हुई है, एक भी जगह उन्होंने खाली नहीं छोड़ी इसमें। ठीक है? तो पूरी शीट भरी, उसके बाद लिखने के लिए, क्योंकि कम पॉइंट्स है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सारी चीज़ें यहाँ पर। तो उसके बाद अब अगर हम लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? उसके बाद लिख देंगे प्रेज़ेंट से लिंक कर लिख दो कि कैसे लेटर को भी लेटर आर्किटेक्चर को इंस्पायर किया। तो ये हमारी एक नई डायमेंशन जनरेट हो जाएगी आंसर में। अब 99% बच्चे वहाँ पर ये डायमेंशन जनरेट करेंगे ही नहीं। ठीक है? तो तुम्हारा आंसर थोड़ा बाकियों से अलग हो जाएगा। फिर उसमें बता दिया, रॉक कट टेम्पल की बात कर ली, आर्किटेक्चर की, पिलर की बात करी। ठीक है? अशोकन पिलर मोनोलिथ, जैसे ही उन्होंने देखो पिलर लिखा, फिर उसका भी फटाफट डायग्राम बना दिया। अब ये डायग्राम वहाँ प्रैक्टिस करने पड़ेंगे तुम्हें। अगर तुम सोचोगे ना कि इमीडिएटली मैं वहाँ जाकर बना दूँगा, तो नहीं होता ऐसे। ये सब प्रैक्टिस कर जानी पड़ती है। वरना वहाँ तुम ये 15 मार्क का था, 11 मिनट में कैसे लिखोगे इसको? ठीक है? फिर ऑर्नामेंटलिज्म, यूज़ ऑफ पिलर्स, वो सारे पॉइंट्स लिखकर ही एडेड अनदर डायमेंशन, फिर वो कंक्लूजन वाले पार्ट पर आ गए। ठीक है? सिंपल कंक्लूजन लिख दिया कि हैड अ लास्टिंग इफेक्ट ऑन आर्किटेक्चर ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। अगर तुम एग्जामिनर हो, कितने नंबर दोगे 15 में से? कम से कम 7 नंबर तो दोगे ही ना। ठीक है? 7 नंबर इज़ एन एक्सीलेंट स्कोर। उतना तो दोगे ही, और सारे डायग्राम भी बनाए हैं, तो हो सकता है कि 8, 8.5 भी मिल सकते हैं। ठीक है? सो सारे उनके कीवर्ड्स आ गए, एक इंट्रोडक्शन आ गई। ठीक है? एग्ज़ाम्पल्स लिखे उन्होंने सारी चीज़ों के। फिर डायग्राम्स बनाए, और देखो डायग्राम्स को लेबल भी किया हुआ है। यहाँ नहीं किया, बट बाकी सब जगह पर डायग्राम्स को लेबल भी किया हुआ है। फिर कीवर्ड्स, एग्ज़ाम्पल्स, स्ट्रक्चर और कंक्लूजन। तो ये देखो कैसा हमारा स्ट्रक्चर बना आंसर का। ठीक है? अब ऐसी कॉपीज़ इफ़ यू वांट टू सी, तो ये आप जाकर किसी भी साइट पर मिल जाएँगी, वहाँ पर देख सकते हो। ये है रैंक 1 शुभम कुमार की। 2020 में ही गॉट एआईआर 1। ठीक है? तो ये आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट था। अब देखते हैं आगे ज्योग्राफी वाला पार्ट। अब कुछ लोगों को ज्योग्राफी के आंसर्स लिखने में बहुत इशू आता है कि सर ये तो पूरी एनसीईआरटी की नॉलेज है, इसके आंसर्स कैसे लिखे जाएँगे? तो अब आओ ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा है उन्होंने? ब्रिंग आउट द रिलेशनशिप बिटवीन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड द एडवेंट ऑफ इंपीरियलिज्म इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है? अब ये है 15 मार्क का। तो मैंने इसमें एक पेज ऐड नहीं किया जानकर, क्योंकि मैं इसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ दिखाना चाहता था तुम्हें। ठीक है? तो इंपीरियलिज्म और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करी। तो उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से अपना आंसर स्टार्ट कर दिया कि कैसे वहाँ ट्रांजिशन हो रहा था, मास क्वांटिटी हुई, और कैसे-कैसे इट एक्सपैंडेड या फिर ट्रांसफॉर्म्ड एग्रेरियन सोसाइटीज़ को हमारी। ठीक है? अब ये सारे देखो वो कीवर्ड्स डालना चाह रहे थे। अब हो सकता है कि उन्हें ये पूरा आंसर आता भी ना हो, ऐसा तुम्हारे साथ भी हो सकता है, तो वहाँ आंसर बनाकर लिखना ही पड़ेगा, छोड़ना नहीं है। ठीक है? तो पूरी 3 शीट भरकर ही आनी है वहाँ पर, छोड़ना मत। फिर अब देखो पहले उसका कीवर्ड, अब देखो स्पेस कैसे यूज़ करी उन्होंने, स्पेस कैसे भरने का तरीका देखो। अब मान लो व्हाट आई एम अस्यूमिंग इज़ कि 100% इसका आंसर उन्हें नहीं आता था, तो शीट भरनी थी। तो उसके लिए पहले क्या किया, पहले ही डिफाइंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या होती है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, उसके क्या फीचर्स थे, कैसे उसका इम्पैक्ट पड़ा। फिर उन्होंने इंपीरियलिज्म को डिफाइन कर दिया। क्वेश्चन में वो ये कहीं नहीं लिखा हुआ था कि डिफाइन करो। क्वेश्चन में रिलेशनशिप की बात करी थी उनकी, कि कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से इंपीरियलिज्म आया। ठीक है? बट क्योंकि हमें वहाँ पर स्पेस भी भरनी है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो इसलिए व्हाट ही डिड वाज़ उन्होंने यहाँ पर डिफाइन कर भी बता दिया। ठीक है? तो डिफाइन कर उन्होंने दिखा दिया सिचुएशन व्हेन वन कंट्री पावर एक्सरसाइज करती है, और वही सारे फीचर्स उसके बता दिए। फिर एक और इसके बाद उन्होंने पार्ट लिया
दैट आई हैव नॉट एडेड इसमें, ठीक है? उसमें भी उन्होंने कुछ पॉइंट्स देकर एक्सप्लेन कर कर बता दिया। अब ऐसे ही उन्होंने कुछ पॉइंट्स लिखे और हर पॉइंट को ना इसमें थोड़ा एनालिटिकल दिया और डेप्थ में समझाया, ठीक है? क्योंकि यहाँ पॉइंट्स हमारे पास ज़्यादा है नहीं लिखने के लिए, तो जो पॉइंट समझा रहे हो उसको डेप्थ में लिख दो। बट अगेन सारे पॉइंट्स लिखो और थोड़ा-सा कोशिश करो जनरल एग्ज़ाम्पल। अब एग्ज़ाम्पल्स ये नहीं है कि तुम्हें एग्ज़ाम्पल्स ढूँढने पड़ेंगे कि यार मैं इसमें एग्ज़ाम्पल्स क्या लिखूँगा? तो जनरल पॉइंट को स्पेसिफिक पॉइंट बनाने के लिए क्या तरीका है, उसमें एग्ज़ाम्पल्स ऐड कर दो, ठीक है? उसमें डेटा वगैरह ऐड कर दो, रिपोर्ट ऐड कर दो, ताकि तुम उसको अपनी बैक कर सको आर्गुमेंट को। जैसे इसमें उन्होंने बता दिया, मिशनरी एक्टिविटी लेड टू इंपीरियलिज्म, व्हाइट मैन बर्डन, ठीक है? कल्चरली एंड सिविलाइजेशनली सुपीरियर वाली बात करें। फिर उसके बाद क्या लिखा है, अदर वे इंपीरियल बूस्टेड। तो अब देखो फिर से यहाँ पर उन्होंने एक नई डायमेंशन जनरेट कर दी। जैसे पिछले आंसर में जनरेट की हुई थी ना, वैसे ही इस आंसर में भी व्हाट ही डिड वाज एक नई हमारी डायमेंशन जनरेट कर दी। फिर बता दिया कि कैसे इट हेल्प, और ये चीज उन्होंने करी कि लास्ट में एक मैप बनाकर दिखा दिया कि कैसे इंपीरियलिज्म की वजह से ग्रोथ बढ़ी, न्यू रूट्स बढ़े, ठीक है? बट अब इसमें एक चीज जो मिसिंग है आंसर में वो क्या है कि ये डायग्राम कभी भी बिल्कुल लास्ट में मत बनाओ, हो सके तो इसको मिडल ऑफ द पेज में बना लो, ठीक है? क्योंकि इसके बाद कंक्लूजन भी आएगा, ही डिडंट राइट द कंक्लूजन, वो लिख देना चाहिए था और इस डायग्राम को थोड़ा सा ऊपर बनाना चाहिए था। बाकी दिस डायग्राम इज वेरी गुड, उसमें उन्होंने डिटेल में जाकर बताया सारी चीजें। ये जो डायमेंशन है वो कोई कवर करेगा ही नहीं, ठीक है? तो बेसिक अपनी चीजें ध्यान में रखो, जो हमारी कोर डिमांड है सबसे पहले वो ठीक से एड्रेस करो। जो सब पार्ट्स एक्सेट्रा हैं उन सबको क्या किया हुआ है उन्होंने, उनको बॉक्स किया। फिर एग्जाम्पल्स दिए हर पॉइंट के साथ, ये हमारी लर्निंग्स है, इसको तुम ध्यान में रखो, याद रखो। ठीक है? अब इसमें तुम्हें ये डायग्राम अच्छा लग रहा है तो तुम अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लो डायग्राम। जैसे ही पिछले आंसर में तुम्हें कुछ पॉइंट्स अच्छे लग रहे थे तो यू कैन डायरेक्टली यूज इट। अब जैसे ये वाला डायग्राम है पिलर वाला, इसको यू कैन ऐड इट इन योर नोट्स, ठीक है? ऐसे तुम्हें टॉपर्स कॉपीज यूज करनी है। जो चीज वहां से अच्छी लग रही है उसे उठा लो, ब्लाइंडली फॉलो मत करो। जो चीज अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, उसे इनकॉर्पोरेट करो अपने आंसर्स में, अपने नोट्स में, ठीक है? फिर एग्जांपल्स ऐड करें उन्होंने हर पॉइंट के साथ और डायग्राम्स ऐड करें। बाकी हमारी क्या है, इंट्रो एंड कंक्लूजन। फिर क्या था हमारा, शीट, सारी शीट्स फिल करी, जो भी सब पार्ट है सबको एड्रेस किया। अगर शीट फिल भी नहीं हो रही थी तो व्हाट ही डिड वाज ही एडेड अ न्यू डायमेंशन। सो ठीक है, सो ऐसे उन्होंने इसको अप्रोच किया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन था हमारा कास्ट पर, सोशल जस्टिस, सोसाइटी वाला पार्ट आ गया हमारा। कास्ट सिस्टम इन इंडिया कंटिन्यूड है, वैरायटी ऑफ सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस। तो यही बता रहे हैं इसमें कि कैसे कास्ट सिस्टम हैज कंटिन्यूड टू परसिस्ट, ठीक है? उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं बट आज भी वो चलता आ रहा है। तो अब कैसे स्टार्ट किया, इंट्रोडक्शन की टाइप देखो कैसे इंट्रोड्यूस किया आंसर को। कास्ट सिस्टम इज अ सिस्टम वेयर पीपल आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स अफेक्टिंग देयर, ये उसके कुछ फीचर्स बताकर एक्सप्लेन कर दिया कास्ट सिस्टम को। तुम चाहो तो डायरेक्टली कास्ट डिफाइन भी कर सकते हो कि कास्ट क्या होता है, सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है? फिर अब ये एक नया वहां पर डायमेंशन उन्होंने जनरेट किया, डायग्राम बनाकर दिखाया। डायग्राम उसने पूछा नहीं, कहीं पर लिखा नहीं, बट ये बनाया उन्होंने, जिसमें उन्होंने दिखाया कि फीचर्स क्या हैं कास्ट सिस्टम के हमारे, क्या फीचर्स हैं कास्ट सिस्टम के, स्टेटस बाय बर्थ, हेरिडिटरी, एंडोगेमी। तो जो भी हमारे फीचर्स थे वो एक डायग्रामेटिक फॉर्म में मेंशन करके दिखाए वहां पर, ठीक है? क्योंकि अगर हम खाली पॉइंट्स 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 लिखते जाएं तो वो आंसर बहुत मोनोटोनस हो जाते हैं, एग्जामिनर फिर पढ़ते पढ़ते ही बोर हो जाएगा। थोड़ा अलग दिखाने के लिए भी और एक्स्ट्रा फीचर्स दिखाने के लिए भी डायग्राम बनाना चाहिए, ठीक है? तो कास्ट इन चेंजिंग सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस वो सब उन्होंने कर कर दिखा दिया। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन,
ठीक है? सारे पॉइंट्स लिख रहे हैं वो और हर पॉइंट्स के साथ एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं। देखो यहाँ दिया ऑर्गनाइज़ेशन लाइक डिक्की, एनसीडब्ल्यू, एनसीएससी, एनसीबीसी उनका क्या रोल है, ठीक है? फिर यहाँ भी एग्ज़ाम्पल दिया कि क्या-क्या उसके साथ इश्यूज़ भी चल रहे हैं। इंटरकास्ट मैरेजेज़ आर स्टिल नॉट एक्सेप्टेड जैसे ऑनर किलिंग्स, खाप पंचायत। तो ऐसे ही शॉर्ट में एग्ज़ाम्पल देकर समझाना होता है हर चीज़ों को, ठीक है? पॉइंट्स की वैल्यू तब बनेगी जब तुम एग्ज़ाम्पल दोगे। बट फिर यहाँ एग्ज़ामिनर ने क्या बोला कि कीवर्ड्स मिसिंग हैं, संस्कृताइज़ेशन, ग्लोबलाइज़ेशन। दैट इज़ एब्सोल्यूटली राइट। वो भी मेंशन करने चाहिए थे यहाँ पर, ठीक है? तो ये पर्पस था तुम्हें दिखाना कि देखो ऐसे डायग्राम्स इनकॉर्पोरेट किए जा सकते हैं स्पेसिफिकली 15 मार्कर में इमीडिएटली इंट्रोडक्शन के बाद, क्योंकि हमारे पास वहाँ लिखने का बहुत स्कोप होता है। अब यहाँ 3 शीट मिलती हैं तुम्हें 15 मार्कर में, ठीक है? तो इंट्रोडक्शन के बाद एक छोटा-सा डायग्राम बनाया जा सकता है जिसमें तुम फीचर्स बता रहे हो। बट अगेन अगर इस क्वेश्चन में 2-3 सब पार्ट्स है ना और बहुत ज़्यादा है लिखने का, तो ये डायग्राम अवॉइड कर सकते हो। तो डायरेक्टली बॉक्स डालो, सब पार्ट लिखो और उसमें फिर पॉइंट्स लिख दो, ठीक है? और एक और चीज़ नोट करो, अब इन्होंने सारा अपना आंसर्स लिखे हैं मोस्टली पॉइंट फॉर्मेट में, ठीक है? अब कुछ बच्चे पूछते हैं पैरा में लिखें, पॉइंट में लिखें, तो पॉइंट में ही लिखना, पॉइंट फॉर्मेट में ही अपने आंसर्स लिख कर आना वहाँ पर, ठीक है? समझ गए? तो इधर से हमें क्या लर्निंग मिली दैट 15 मार्कर में इंट्रो के बाद इफ क्वेश्चन की डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं है, एक ही डायमेंशन है क्वेश्चन में, तो वी कैन ऐड अ डायग्राम जिसमें हम फीचर्स बता सकते हैं और हमें पॉइंट फॉर्मेट में ही अपने आंसर्स लिखने हैं ऐसी चीज़ों में और हर पॉइंट के बाद अगेन एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है। अब फिर देखो जो हमारा यहाँ पर कीवर्ड था ना, persisted by adapting itself to changing socio-economic and political conditions। अब वो उन्होंने वही डिवाइड किया था, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस पहला सब पार्ट ले लिया और पॉलिटिकल कंडीशन वो वाला पेज इसमें मैंने डाला नहीं, वो सेकंड सब पार्ट लेकर दिखाया हुआ था इन्होंने, ठीक है? तो ये ऐसे इन्होंने अपना आंसर लिखा और वही जो क्वेश्चन में कीवर्ड्स थे चेंजिंग सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशन एग्जैक्ट वही कीवर्ड्स यहाँ लिखे अपने, ठीक है? समझ गए? तो जो क्वेश्चन में हमारे कीवर्ड्स हैं वो कीवर्ड्स हमें लिखने हैं इन अवर सब पार्ट्स की सब हेडिंग्स में, ऑलराइट? समझ गए? अंडरस्टूड? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ज्योग्राफी का है। इसमें क्या बात करी है उन्होंने? इसमें बात की हुई है नेचुरल गैस। नेचुरल क्वेश्चन क्या था? नेचुरल गैस। अब देखो इस क्वेश्चन में कितने बढ़िया तरीके से उन्होंने चीज़ों को अप्रोच किया, अभी मैं तुम्हें वो दिखाता हूँ। तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में उनके पास लिमिटेड नॉलेज थी, बट उस लिमिटेड नॉलेज को यूज़ कर कर भी कितने अच्छे तरीके से आंसर लिखा जा सकता है, वो चीज़ तुम्हें सीखनी है। हम्म, हर क्वेश्चन वहाँ ऐसा नहीं होगा कि जिसका एक-एक पार्ट तुम्हें आता होगा, ठीक है? कुछ क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स नहीं आते होंगे, बट लिखना है उन्हें वहाँ, छोड़ना नहीं है। तो नेचुरल गैस हैज़ बिकम एन प्राइमरी एनर्जी सोर्स, कंजम्पशन बढ़ रही है, इंक्रीज़ होगी, आइडेंटिफाई वेरियस यूसेजेस ऑफ नेचुरल गैस। ठीक है? तो पहले ये कहानी आई, उस कहानी को देखना, एक्सप्लेन करेंगे ये, फिर वेरियस यूसेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों चीज़ें। तो 3 सब पार्ट हो गए। अब देखते हैं कितने सब पार्ट्स में इन्होंने एड्रेस किया है। सबसे पहले नेचुरल गैस के बारे में बता दिया कि नेचुरल गैस है क्या? मीथेन, मोनोक्साइड एटसेट्रा, ठीक है? नेचुरली होती है, कैसे होती है? इंडिया का फिर डेटा भी दे दिया कि इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ एनर्जी इन द वर्ल्ड, ठीक है? एंड इट इज़ प्रोजेक्टेड टू डबल इन फ्यू ईयर्स। तो अब देखो जो पहला हमारा कोर डिमांड था कि कैसे प्राइमरी एनर्जी सोर्स है और कंजम्पशन बढ़ रही है, वो उन्होंने सीधा यहाँ पर लिख कर बता दिया कि हाँ, अभी है हम थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर और ये डिमांड डबल होने वाली है कुछ ही फ्यू साल्स में। अब इस डेटा का उनके पास सोर्स नहीं था, ठीक है? बट फ्यू ईयर्स लिखकर ही गॉट सेफ, डेटा फज हो गया। ऑलराइट? तो नो वन विल चैलेंज दिस डेटा। ये जनरल डेटा है, एक्सेप्टेबल डेटा है ये। फिर देखो साथ में कैसे
बहुत ही बढ़िया तरीके से डायग्राम के थ्रू दिखा दिया। एक तो नेचुरल गैस कैसे मिलती है, क्या होता है, और क्या दिखा दिया, इंडिया में एनर्जी मिक्स क्या है। अब ये डायग्राम तुम लोगों को याद होना चाहिए। मैंने अपनी वीडियोस में भी तुम्हें ये डायग्राम बनाकर दिखाया था, ठीक है। ये डायग्राम तुम्हें याद होना चाहिए। कोल, ऑयल, कितना हमारा एनर्जी मिक्स है वो भी दिखा दिया। फिर हमारा सब पार्ट क्या था, रीजंस फॉर इंक्रीज। जो पहला पार्ट है कि वो इंक्रीज हो रहा है, उसी को ही उन्होंने थोड़ा और एक्सटेंड कर कर बता दिया कि क्यों इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। फिर आए वो सेकंड, वेरियस यूजेजेस वाला पार्ट था। देखो वही एग्जैक्ट वही कीवर्ड जो स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, वही यहाँ पर लिखा, वेरियस यूजेजेस। फिर उसके वेरियस यूज, अब हो सकता है कि उनके पास यहाँ टाइम कम हो, इसीलिए उन्होंने पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं किया, जस्ट ऐसे ही लिखकर छोड़ दिए पॉइंट्स, ठीक है। तो वहां आंसर लिखते हुए हो सकता है कि पूरा पेपर तुम्हारा कंप्लीट हो गया और लास्ट के तुम्हारे पास 5 मिनट या 7 मिनट बचे हैं पूरा 15 मार्क का लिखने के लिए, तो ऐसा आंसर वहां यू कैन ऑल्सो राइट, ठीक है। पूरी स्टेटमेंट लिखने की जगह ऐसे, बट ये तभी करना जब टाइम की क्रंच हो, टाइम ना बचे, वरना बेसिक अपना यही पॉइंट फॉर्मेट में लिखना, ठीक है। तो वो वेरियस यूजेजेस बता दिया। और उसके बाद आया क्या, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, यही पूछा था ना, डिस्ट्रीब्यूशन ग्लोबली, वो बता दिया वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। और अगेन यहाँ पर एग्जांपल्स दिए, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज डायग्राम। जब भी डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी रिसोर्सेज की, तो हमेशा स्कोप रहेगा वहां पर ग्लोबल वर्ल्ड मैप का डायग्राम बनाने का। तो ये वर्ल्ड मैप तुम्हें प्रैक्टिस करना ही है, ठीक है। इसको डायग्राम को बनाया उन्होंने और उस डायग्राम को उन्होंने लेबल भी किया। तुम्हें क्या है, तुम इस डायग्राम को यूज कर लो। अगर तुम्हारे पास अभी ऐसा डायग्राम नहीं है तो इसी डायग्राम को यूज कर लो। विशाखा यादव है ना, उन्होंने भी अपने कॉपीज में डायग्राम्स बनाए हुए हैं ऐसे, वहां से डायरेक्टली उठाकर यूज कर लो, ठीक है। इसमें कुछ रीजन तुम अगर मार्क करना चाहते हो कि ये क्या पर है, मॉस्कोटुला रीजन है, ठीक है, यहाँ पर्थवर्थ है, डेक्कन हो गया, कोई भी अगर रीजन मेंशन करना चाहते हो तो मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसा मैप बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है ज्योग्राफी के आंसर्स में, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चंस में। अर्थक्वेक पे आए, वोल्केनोस पे आए, तो उन सब पर हमेशा बनाना चाहिए, ठीक है। बट फिर उसके बाद एक कंक्लूजन लिखकर कंक्लूड कर दिया आंसर उन्होंने अपनी, ठीक है। तो देखा कितने बढ़िया तरीके से उन्होंने इस सब चीज को समझाया हुआ है, ठीक है, दिखाया हुआ है। ऐसे ही तुम्हें ध्यान में रखना, इंट्रो वगैरह रखो अपनी, डायग्राम्स यूज करो, कोर जो डिमांड है उसे एड्रेस करो, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद GS 2 के। ये GS 2 है हमारा, और ये है कॉपीज हमारी रैंक 1 AA1 इशिता किशोर की, ठीक है। अब देखते हैं GS 2 में टॉपर्स ने क्या अप्रोच फॉलो की है, हम उससे क्या सीख सकते हैं और अपने आंसर्स में कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। यही हमारा पर्पस है टॉपर कॉपीज देखने का, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन देखो पहले क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, डू यू एग्री विद द व्यू दैट टाइम हैज कम टू रिविजिट द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वालिटी वाले आंसर GS 2 के कैसे लिखने हैं, क्या होगा देख लो एक बार। डिस्कस विद सूटेबल आर्ग्यूमेंट्स। 7th शेड्यूल की बात की है, तो हाउ डिड शी स्टार्ट, उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, उन्होंने 7th शेड्यूल के बारे में पहले बता दिया कि इट इज द फेडरल एक्सेस और 3 लिस्ट में होता है, और उन्होंने तीनों लिस्ट को लिखकर बता दिया, ठीक है। क्योंकि 7th शेड्यूल की बात हो रही है तो पहले हम बताएंगे तो सही कि 7th शेड्यूल है क्या, ठीक है। और उसके साथ क्या किया, वो भी एग्जाम्पल्स दिए कि कौन सी लिस्ट में, कुछ एग्जाम्पल्स देकर बता दिए क्या क्या उसके अंदर आते हैं, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन की कोर डिमांड देखो, क्वेश्चन की कोर डिमांड क्या थी, डू यू एग्री रीविजिट द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब वही सेम एग्जैक्ट कीवर्ड जो था रीविजिट द 7th शेड्यूल, वही इन्होंने यहाँ पर यूज किया, नीड टू रीविजिट द 7th शेड्यूल, ठीक है, समझ गए। तो उन्होंने भी बेसिक अपनी वही सिमिलर अप्रोच रखी कि जो हमेशा क्वेश्चन की कोर डिमांड है, ठीक है, उस कोर डिमांड को हमें डायरेक्टली यहाँ पर एड्रेस करना ही करना है। फिर बता दिया कि क्यों क्यों उसके साथ इश्यूज है और कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा।
फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या था, डिस्पाइट द कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर्स सेंटर स्टेट डिस्प्यूट्स आज भी चल रहे हैं और दे हैव बिकम अ पेरिनियल फीचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। कि सेंटर स्टेट डिस्प्यूट्स क्यों चल रहे हैं, तो उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, फेडरल नेचर ऑफ इंडियन इंडिया के बारे में बता दिया, आर्टिकल 1, ठीक है, डिस्प्यूट्स बिटवीन दीज यूनिट्स इज कॉमन। ये थोड़ी ज़्यादा अपीलिंग इंट्रोडक्शन नहीं है। अगेन मेरा पर्पस यही है कॉपीज़ दिखाने का कि हम उनसे अच्छी चीज़ें भी लें और क्या हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो भी देखें। ठीक है? तो देयर कुड हैव बीन अ बेटर इंट्रोडक्शन जहाँ हम डिवीज़न ऑफ पावर्स की डायरेक्टली बात कर सकते थे। ठीक है? वो उन्होंने यहाँ पर बहुत लेट करी है। ऑलराइट, क्योंकि यहाँ कोर डिमांड क्या है, सेंटर स्टेट डिस्प्यूट्स है। सेंटर स्टेट डिस्प्यूट्स हैव बीन अ पेरिनियल फीचर्स। तो हमें क्या करना चाहिए था, क्या अप्रोच हो सकती थी कि हम पहले डायरेक्टली बता दें कि डिवीजन ऑफ पावर कैसे है। ठीक है, फिर ये मैकेनिज्म वाला पार्ट उसके बाद आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा ऑफ द मार्क लिखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, अगेन आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग, बस हमें यही पर्पस इस वीडियो का यही है, वी आर नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, वी आर लर्निंग फ्रॉम द थिंग्स दैट दे हैव डन। इस पर्पस सिर्फ सिंपल ही है कि हमें लर्न करना है और हमें खुद इम्प्रूव करना है। ठीक है, बाकी व्हाट शी हैज डन गुड इज कि हर पॉइंट्स के साथ देखो कैसे अच्छे से एग्जाम्पल लिखकर बताया है। ऑलराइट, फेडरल इंक्रोचमेंट हो रही है तो उसमें भी हर किसी के साथ एग्जाम्पल दिया है। दिस इज वेरी वेरी गुड थिंग। यही चीज़ तुम्हें भी करनी है, वहाँ पर हर पॉइंट के साथ एग्जाम्पल लिखकर आना है। यहाँ फेडरल इंक्रोचमेंट की बात हो रही है तो उन्होंने बताया कि कैसे जीएसटी डिसीजंस रिक्वायर 3/4 मेजोरिटी और सेंटर्स के पास उतने वोट्स हैं, क्रिएशन ऑफ सीबीआई एनआईए, फिर जो सीबीआई जनरल कॉन्सेंट वाला इशू चल रहा था। इनफैक्ट 2024 में भी यूपीएससी ने एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, रिवर शेयरिंग का बता दिया। अब रिवर शेयरिंग में भी शी हैज गिवन एग्जाम्पल साथ में, गोदावरी डिस्प्यूट, फाइट फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, बिहार वाला इशू, हर चीज के साथ शी हैज रिटन एग्जाम्पल्स। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखो। अब ऐसा नहीं ब्लाइंडली फॉलो कर लेना कि उन्होंने ये वाला क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिखा है तो इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा, इसके अलावा कोई आंसर नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। देयर कैन बी मल्टीपल वेज टू राइट इट। ऑलराइट, सो यूपीएससी हर चीज अप्रिशिएट करता है, बस हमें क्या समझना है कि जो कोर डिमांड है उसको कैसे स्ट्रक्चर करना है, कैसे उसे आंसर करना है। तो हर पॉइंट लिखा, पॉइंट 1 2 3 4, अपने आंसर को पॉइंट्स में लिखकर बताया, 6 पॉइंट लिखे और हर पॉइंट के साथ एग्जाम्पल जरूर दिया। ये चीज अच्छी है, बहुत अच्छी है, इसको हमें इंकॉर्पोरेट करना है अपने आंसर्स में। ठीक है, अब ये दिस इज अगेन अ गुड थिंग, यहाँ दो इसकी ज्यादा जरूरत नहीं थी, बट 15 मार्कर होता तो चल सकता था। कि कैसे उन्होंने एक नई डायमेंशन यहाँ जनरेट कर कर बताया कि कैसे हमें सेंटर स्टेट डिस्प्यूट्स को एड्रेस किया जा सकता है। फिर सिक्योरिटी डिसीजंस, उसमें भी, फिर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक इश्यूज, वहाँ भी हर चीज के साथ शी हैज गिवन वेरी वेरी गुड एग्जांपल्स। तो जो हमारे जनरल पॉइंट्स हैं उनको हमें स्पेसिफिक बनाना है तो हमें साथ में एग्जांपल्स देने ही पड़ेंगे, देयर इज नो वे आउट उसके अलावा। फिर कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन भी दिया कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कैन इंश्योर हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया और इंडिया एट 75। तो बहुत ही सिंपल सा कंक्लूजन दिया और उसके थ्रू समझा दिया। ठीक है, सो ये चीज ध्यान में रखना, पॉलिटी में भी जीएस2 में भी, यहाँ भी आर्टिकल यूज किए उन्होंने, यहाँ भी आर्टिकल्स यूज किए, तो ज्यादा से ज्यादा आर्टिकल्स यूज करो और जो भी पॉइंट लिख रहे हो हर पॉइंट के साथ प्रेजेंट एग्जाम्पल डालो। जैसे यहाँ वेस्ट बंगाल का इशू, गोदावरी का इशू आ गया, सीबीआई वाला आ गया, तमिलनाडु का इशू आया। ठीक है, जो प्रेजेंट एग्जाम्पल्स है वो डालने बहुत जरूरी हो जाते हैं। समझ गए, 7 शेड्यूल की बात की थी तो उन्होंने पहले समझाया, दिस इज वेरी गुड। ठीक है, अब ये है कॉपी दिव्या मिश्रा की, शी स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स जीएस में 2020 में। इनफैक्ट AIR 1 से भी 2020 था या 19 था, आई डो नॉट नो द ईयर, बट AIR 1 से भी ज्यादा उनके मार्क्स थे। ठीक है,
अब ये देखो क्या था, पासिंग ऑफ बिल्स, बिल पास हो रहे हैं स्क्रूटिनी के बिना, स्टैंडिंग कमिटी सब पढ़ते हैं हम, ठीक है। अब इशू था, उसको क्या किया, पॉलिटी में भी उन्होंने ये बार ग्राफ बनाकर दिखा दिया। ये कोई भी नहीं बनाता था पहले। इनफैक्ट मैंने पहली बार इन्हीं की कॉपीज में देखा था और इसी चीज को मैंने देखकर इनकॉर्पोरेट किया था, ठीक है। अब देखो कुछ टॉपर कॉपीज होंगी वो बहुत पुरानी होंगी, ठीक है। तो टॉपर्स भी अपनी अप्रोच चेंज करते हैं आंसर लिखते हुए, इनिशियली कुछ लिखते हैं और एंड में जाते जाते थोड़ी सी अप्रोच चेंज हो सकती है। तो जो सबसे लेटेस्ट अवेलेबल कॉपी होगी ना वही देखना। अब जैसे यहाँ इन्होंने पॉइंट्स लिखे हुए थे, ठीक है, तो यहाँ सब में बुलेट डालकर लिख दिया, बट बात की इनकी जो सारी कॉपीज थी जो मैंने देखी एनालाइज करी, उन सब में भी इन्होंने ऐसे 1 2 3 4 पॉइंट्स में ही कर लिखा अपना आंसर, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स वहां अवॉइड करना और ऐसे ही पॉइंट्स लिखना, ये भी दिव्या मिश्रा की ही कॉपी है। अभी देखते हैं इसको आगे। तो देखो कैसे इनिशियली वो ऐसे आंसर लिखती थी, ठीक है। दिस आंसर वाज आल्सो नॉट बैड, अच्छा आंसर है, स्ट्रक्चर्ड आंसर है, बट इसको और कैसे वो आगे लेकर गई वो देखो इस आंसर को। यही पर्पस था मेरा इस पार्ट को डालने का, कि ताकि तुम समझ सको कि कैसे हम सीख रहे हैं। तो यहाँ पर देखो पूरा आंसर उन्होंने लिख दिया, बट कहीं पर भी ज़्यादा बॉक्स वगैरह कुछ चीज़ें करी नहीं थी। अब देखो कैसे ड्रास्टिक चेंज आया आंसर्स में, क्वालिटी वही, हैंडराइटिंग वही, नीटनेस वही, कितनी सुंदर तरीके से लिखा हुआ है, और हर चीज़ अब हो गई हमारी ज़्यादा हो गई अंडरलाइनिंग, बॉक्स करना शुरू कर दिया, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड से इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उनको बॉक्स किया उन्होंने। फिर जो सब हेडिंग आई थी उसको भी यहाँ से डायरेक्टली जो उठाते हैं उसको भी बॉक्स किया। तो पहले उन्होंने खाली ऐसे ही अंडरलाइन करके छोड़ दिया था और यहाँ भी कहीं बॉक्स वॉक्स कुछ भी नहीं किया हुआ। अब यहाँ हर पार्ट को अलग से बॉक्स किया। फिर इधर देखो पॉइंट्स के बाद एग्जांपल्स मिसिंग थे ना, दैट इज सब कॉमन सेंस कि वो होने चाहिए, ठीक है, बेसिक मिनिमम नीड है वो अब एग्जांपल्स डालना। तो अब वो चीज इन्होंने इनकॉर्पोरेट कर ली अपने आंसर्स में, ठीक है। तो इस आंसर में अगर तुम्हें 10 में से 3 मिलते तो इस आंसर में एग्जामिनर अपने आप 10 में से 4.5 5 5.5 भी दे सकता था, ठीक है। तो शी वॉज द हाईएस्ट स्कोरर जीएस में, 470 से भी ज्यादा इन्होंने इनके आए थे जीएस में मार्क्स। तो अब देखते हैं इनके आंसर, ये वाला आंसर देखते हैं, ठीक है। तो यही पर्पस था कि देखो समझो इम्प्रूव करो, उन्होंने खुद इम्प्रूव किया, पहले ऐसे थे अब ऐसे पे चले गए। अब क्या था क्वेश्चन, दो cooperative federalism is increasingly emphasized in recent times, it is very much inherent in the design of the constitution। मतलब कि cooperative federalism बस एक जुमला है, वो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, ठीक है। तो इंडियन फेडरलिज्म क्या है उन्होंने पहले बता दिया, क्वासी फेडरलिज्म, बार्गेनिंग ड्यू टू एसिमेट्रिक पावर। अब देखो सारी चीजों में इनके पॉलिटी के कीवर्ड्स दिखेंगे तुम्हें आंसर्स में, जैसे ये क्वासी फेडरलिज्म, बार्गेनिंग फेडरलिज्म, ठीक है। तो ये हर सब्जेक्ट में, जैसे शुभम कुमार में, इशिता किशोर में भी हमने देखा उन्होंने भी कीवर्ड्स डाले हुए थे, अंडरलाइन किए हुए थे। तो ये कीवर्ड्स हमारे आंसर्स में बहुत जरूरी हो जाते हैं। फिर एसिमेट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया। अब क्या था क्वेश्चन, रीसेंट टाइम्स में एम्फेसिस क्यों हो रहा है हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे। अब उस चीज को, क्योंकि 10 मार्कर था, ठीक है, ज्यादा हमारे पास लिखने की जगह नहीं है, हमें बहुत सारी डायमेंशंस लिखनी है, हमें इंट्रो भी देनी है, हमें कंक्लूजन भी देनी है, तो उस चीज को इन्होंने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया कि हमारा रीसेंट एम्फेसिस कैसे हो रहा है, और वही सेम कीवर्ड वहां से उठाया, नीति आयोग बनाया, ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल, और हर किसी के साथ अपने आर्टिकल्स भी लिखे। फिर आया हमारा पार्ट कि कैसे वो इनहेरेंट इन द डिजाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये आ गया एग्जैक्ट सेम लाइन, देखो उन्होंने उठाई वहां से इनहेरेंट इन द डिजाइन, और यहाँ भी इनहेरेंट इन द डिजाइन, और उसको किया उन्होंने बॉक्स। मुझे यही यही अप्रोच सबसे अच्छी लगी थी, एंड इनफैक्ट काफी सारे टॉपर्स ने इसके बाद यही अप्रोच यूज करनी स्टार्ट कर दी। तो मैंने भी अपनी तरफ से यही अप्रोच करी थी, एंड दिस हेल्प मी इंक्रीज मेरे जीएस के मार्क्स में। ऑलराइट, अब इसके बाद क्या है हमारा, देखते हैं कैसे उन्होंने लिखे कि आर्टिकल्स का यूज कर कर बताया, 262
फिर अगेन वही इशिता किशोर ने भी यही किया, शुभम कुमार ने भी यही किया। क्या किया? हर पॉइंट के बाद एग्जाम्पल्स दे रहे हैं वो टॉपर्स। जनरल पॉइंट्स को स्पेसिफिक बनाने के लिए पॉइंट लिखो, एग्जाम्पल देकर समझाओ। ठीक है, फिर शेड्यूल 7 की बात करी, शेड्यूल 6 की बात करी, उसमें भी एग्जाम्पल क्या दिया है? गवर्नर, विधानसभा। अब ऐसा छोटा एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। ठीक है, उससे क्या पता चल रहा है कि तुम्हें अंडरस्टैंडिंग है और तुम समझा पा रहे हो चीज को। फिर ये कीवर्ड्स लिख दिए। ठीक है, अगेन सिंपल एग्जाम्पल देकर चीजें बताया। अब ये एग्जाम्पल्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। एक तो जो हमारे कॉन्टेम्प्ररी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हमने देखा इशिता किशोर ने दिए हुए थे। ठीक है, और हो सकते हैं जो हमारी बेसिक स्टैटिक नॉलेज है ना, उसी को ही हम एज एन एग्जाम्पल लिख कर दिखा रहे हैं। अब वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम्पल नहीं है, जो हमारी नॉलेज है उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू लिखकर एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे क्या पार्ट था ये, कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके साथ एग्जाम्पल क्या लिखा कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑन फेडरल मैटर्स रिक्वायर कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, अब ये कोई पर्टिकुलर उन्होंने अमेंडमेंट का नाम नहीं लिया कि हाँ जीएसटी वाली अमेंडमेंट, ये कौन कौन सी अमेंडमेंट थी, किस में चाहिए होगा। उन्होंने जनरल चीज को एज एन एग्जाम्पल लिखकर दिखाया है यहाँ पर। ठीक है, तो इस चीज को समझो, ये चीज बहुत जरूरी है समझनी, कि कैसे तुम्हें जनरल पॉइंट्स को भी एज एग्जाम्पल्स वहां पर यूज करना है अंडरस्टैंडिंग के लिए। कुछ लोग इसको ऐसे लिख सकते थे, यहाँ लिख दिया और इसके बाद ऐसे डैश डालकर लिख दिया कि उस पे ये होती है। अब उसी को तुमने एज एन एग्जाम्पल कर कर लिख दिया। ठीक है, वहां एग्जाम्पल भी ऐसे जनरेट करने पड़ते हैं। फिर आया हमारा इंडिपेंडेंट जुडिशरी। उसके बाद क्या बताया उन्होंने? अब देखो उन्होंने भी क्या किया, यहाँ पर आंसर हो गया कंप्लीट। जो क्वेश्चन की कोर डिमांड थी वो यहाँ कंप्लीट हो रही थी। ठीक है, ये पूछा ये पूछा ये बता दिया, ये यहाँ कंप्लीट हो गया। बट इसके बाद यहाँ बच रही थी स्पेस। उसके लिए व्हाट शी डिड, उन्होंने भी एक नई डायमेंशन एक्सप्लोर करी, नई डायमेंशन खोल कर दिखाई, जिसमें उन्होंने बताया सम इरिटेंट्स, जैसे मिस यूज ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर, प्रेसिडेंट्स रूल, ऑल इंडिया सर्विसेज, जो जो इश्यूज चल रहे थे वो सब उन्होंने यहाँ पर बताया। एंड फिर आई हमारी कंक्लूजन, सरकारिया कमीशन, मुंशी कमीशन। तो फेडरलिज्म की बात हो और इन दोनों का नाम ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। तो कंक्लूजन को कमिटी कमीशन रिकमेंडेशन से उन्होंने कंक्लूड कर कर बताया कि इट इज फेडरलिज्म की बातों में क्या है, हमारी क्या जरूरत है, हेंस कॉल्ड इट एज फेडरलिज्म सुई जनरस। ठीक है, तो ऐसा ही आंसर वहां लिखना है। ये ही सबसे अच्छी अप्रोच मुझे लगती है। इनफैक्ट सारे टॉपर्स अब यही अप्रोच यूज कर रहे हैं। ऑलराइट, सबसे अच्छे आंसर दिव्या मिश्रा के ही थे। शुभम कुमार के भी बहुत अच्छे आंसर्स हैं। इनफैक्ट अभी देखा है इशिता किशोर भी कैसे एग्जांपल्स यूज कर रही है। तो ये सबका जेनेसिस कहाँ से हुआ? बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा था, बट सबसे अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट किया था दिव्या मिश्रा ने, एंड उसके बाद ही सब लोग इसको आगे लेते गए। ऑलराइट, समझ गए? ये हमारी बेसिक GS2 की अप्रोच। एग्जाम्पल्स डालने हैं हमारे पॉइंट्स के साथ, फिर आर्टिकल्स यूज करो, ज्यादा से ज्यादा पॉलिटी के कीवर्ड्स यूज करो, और सरकारी अपुंची ये सब कमीशंस, इनकी रिपोर्ट्स यूज करो। ठीक है, समझ गए? अब देखो इसको बाकी टॉपर्स कैसे आगे लेकर जा रहे थे स्ट्रैटेजी को। ये आई हमारी AIR 1 श्रुति शर्मा। बोला था तुम्हें 4 साल के रैंक 1 की दिखाऊंगा कॉपीज, देख लो। हमने शुभम कुमार की देखी, हमने श्रुति शर्मा की देखी, हमने इशिता किशोर की देखी, साथ में दिव्या मिश्रा जो GS टॉप स्कोरर थी उनकी भी देखी। अब इसके बाद हम देखेंगे कॉपी और समझेंगे क्या, GS3 में हम देखेंगे आदित्य श्रीवास्तव की भी। पहले हम इसको समझते हैं, देखते हैं क्या बात हुई है इसमें। ये भी GS2 का क्वेश्चन था। क्रिमिनल एलिमेंट्स कंट्रोलिंग मनी एंड मसल पावर, politics, and how the trend of increasing criminalization of politics can be reversed. So criminalization of politics की बात थी इसमें। ऑलराइट, criminalization of politics था। तो उन्होंने देखो कैसे स्टार्ट किया श्रुति शर्मा ने। शी स्टार्टेड विथ पद्मनाभैया कमेटी।
कमिटी के थ्रू उन्होंने स्टार्ट किया, ना उन्होंने कोई चीज़ डिफाइन करी। शी स्टार्टेड विद कमिटी कि कैसे मिसयूज़ ऑफ मनी एंड मसल पावर हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है? फिर राइज़िंग ट्रेंड भी बता दिया उन्होंने कि कैसे क्रिमिनलाइज़ेशन बढ़ रही है। पहले 30% थे, 42 अब 43 46 कितना परसेंट हो गया। तो ऐसा हमेशा डायग्रामेटिक फॉर्म में बना देना चाहिए इन आंसर्स में। ऑलराइट, जैसे दिव्या मिश्रा ने वो बनाया हुआ था पार्लियामेंट्री कमेटी वाला। तो क्रिमिनलाइज़ेशन में तुम ऐसा ग्राफ क्यों नहीं बना सकते? कितनी देर लगती है? 10 सेकंड में ये बन जाएगा, 10 सेकंड में आराम से। तो बना के इसको ऐड ऑन करो अपने आंसर्स में। फिर क्या आया? मैकेनिज्म टू कंट्रोल देम। अब यही था ना, यही पूछा होगा। एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग एंड ये, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? एग्जामिन वेरियस एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म। तो उन्होंने पहले वही किया, सेम हर कोई यही कर रहा है, जो एग्जैक्ट वहाँ कीवर्ड है वही कीवर्ड यहाँ तुम्हें लिखना है। अब अगर दिव्या मिश्रा की कॉपीज देखो, कितना नीटली उन्होंने सारी चीजें लिखी थी और उसको बॉक्स किया था, बट शी डिडंट बॉक्स इट, उन्होंने सिंपली ऐसे लिख दिया। बट ट्राई टू बॉक्स इट, बॉक्स करके दिखा देना। बट अगेन वही सेम कीवर्ड जो हमारा यहाँ मेंशन था, इन्होंने भी वही यूज किया। इलेक्शन कमीशन की बात करी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, नॉट ब्राइबिंग वोटर्स, मैकेनिज्म क्या है हमारा, वो सारा मैकेनिज्म समझा दिया। इसमें उन्होंने देखो सुप्रीम कोर्ट केसेस भी यूज किए। ठीक है, दिस इज अ गुड थिंग। पॉलिटी के आंसर्स में केस लॉस यूज कर कर बताए। फिर रिसेंट करंट से भी लिंक कर कर बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आई थी, उसमें भी सिमिलर बात की गई थी। अब उसके बाद क्या है? वाई क्रिमिनल एलिमेंट्स जीत पा रहे हैं पॉलिटिक्स में इतनी आसानी से। ठीक है, ये था हमारा सेकंड पार्ट। तो वही बताया कि रीजंस फॉर क्रिमिनल विलेबिलिटी इन इलेक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड पार्ट क्या था? क्या मैकेनिज्म की जरूरत है, मेजर्स की जरूरत है। वो आ गया हमारा नेसेसरी मेजर्स रिक्वायर्ड। तो स्ट्रक्चर देखो आंसर का कितना अच्छा है, कितने अच्छे तरीके से बताया हुआ है। सिंपल इंट्रोडक्शन, राइजिंग ट्रेंड हमने दिखा दिया। फिर पहला सब पार्ट जहाँ मैकेनिज्म पूछा था, फिर सेकंड सब पार्ट, ठीक है, क्या क्या हमारे रीजंस हैं, फिर थर्ड सब पार्ट क्या मेजर्स हैं, और उसके बाद कंक्लूजन। यही तो बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। यही सिंपल तुम्हें फॉलो करना है और हर सब डायमेंशंस के पॉइंट्स वहां जनरेट करने हैं, उनके साथ एग्जांपल्स लिखने हैं। बस बहुत ही सिंपल चीज है ये। क्यों क्रिमिनल विन कर रहे हैं? मनी पावर। अब देखो जो जो वो कीवर्ड मेंशन कर रही हैं उसको कोट अनकोट कर रही हैं, डबल अंडरलाइन कर रही हैं। तो ऐसे कीवर्ड्स को हमेशा अपने आंसर में अंडरलाइन करना, ताकि प्रेजेंटेशन है वो थोड़ी इम्प्रूव्ड हो, विजिबिलिटी बढ़े। उसके बिना फायदा नहीं है। फिर क्या है हमारा? नेसेसरी, उन्होंने बताया नेसेसरी मेजर्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, इलेक्शन कमीशन ने क्या बोला, और देखो सेकंड एआरसी ने क्या बोला, वो लेकर आ गई वो। ठीक है, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी। तो कमेटी रिकमेंडेशन, सेकंड एआरसी रिकमेंडेशन, ये सब बहुत जरूरी हो जाती हैं हमारी जीएस2 के आंसर्स में। ये सारी शी हैज यूज वेरी वेल, बहुत अच्छे से यूज किया हुआ है इसको। बहुत ही सिंपल डायरेक्ट अप्रोच है जिसके बेसिस पर यू कैन राइट वेरी वेरी गुड आंसर्स। फिर कंक्लूजन कर कर बता दिया। ऑलराइट, तो ऐसी अप्रोच हमें रखनी है फॉर जीएस2। ध्यान में रखना, पॉलिटी में आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, एग्जाम्पल्स, सेकेंड एआरसी, कमिटी, कमीशन जैसे सरकारिया, इंद्रजीत गुप्ता, पुंछी। ठीक है, और उसके अलावा जो पूछा है वही कीवर्ड से हम अपने सब हेडिंग्स बनाएंगे यहाँ पर। समझ गए? बहुत ही सिंपल बेसिक डायरेक्ट अप्रोच है। कोई भी टॉपर का तो उठाकर देख लो, सब यही अप्रोच फॉलो कर रहे होंगे फॉर जीएस2। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं जीएस3 पर। ऑलराइट, बट उससे पहले देयर इज वन थिंग, वी हैव स्टार्टेड अ पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप प्रोग्राम। इसमें है ऐसी ही वीडियोस जैसी अभी ये बन रही है स्ट्रैटेजी वाली, प्लस बाकी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी वीडियोस, आंसर राइटिंग वीडियोस की कैसे उनके आंसर लिखे जाने चाहिए, क्या सही अप्रोच होगी आंसर्स लिखने की। फिर हमारे एथिक्स के केस स्टडीज के सेशन, कैसे केस स्टडीज को अप्रोच करना है,
कैसे हमें एथिक्स के आंसर्स लिखने हैं, एवरीथिंग वी विल बी डिस्कसिंग इन सब चीज़ों को अपने मेंटरशिप सेशन में। इसके साथ देयर विल बी पर्सनलाइज्ड वन टू वन मेंटरशिप जिसमें आपको मेंटर असाइन होगा, आपकी वीकली मेंटर के साथ कॉल रहेगी, ठीक है? मेंटर आपके कितने भी डाउट्स हैं आप सारे मेंटर से पूछ सकते हो, अपने नोट्स दिखाओ, अपने आंसर्स दिखाओ मेंटर को, ताकि मेंटर्स आपके आंसर देखकर बता पाएँ। अब इवैल्यूएशन में वो चीज़ नहीं होती, ठीक है? तो मेंटरशिप में मेंटर विल सी द आंसर्स लाइव कॉल पर आपके सामने ही और बताएगा कि इसको कैसे इम्प्रूव करना है, ठीक है? बाकी इसमें पीएसआई रिलेटेड भी ग्रुप सेशंस होंगे एंड जो भी इसमें स्ट्रैटेजी सेशंस होंगे, ग्रुप सेशंस होंगे, वो सब मैं खुद ही पर्सनली लूँगा, ठीक है? वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इट एंड वी हैव आल्सो टेकन सर्टेन सेक्शंस के सेशंस इसमें, ठीक है? इसके अलावा स्पेसिफिक सर्टेन नोट्स जैसे मेरे एथिक्स के नोट्स हैं दैट आल्सो आई विल शेयर इन दिस, ऑलराइट? सो इफ यू वांट, अभी दिवाली के लिए देयर इज अ स्पेशल ऑफर दैट इज गोइंग ऑन, इस पे 50% ऑफ चल रहा है, ठीक है? यू कैन यूज कोड पारस10 एंड यू कैन एनरोल इट फॉर 5000, ठीक है? अब चलते हैं हम अपना GS3 पर। GS3 में हमारे लिए क्या जरूरी है देखते हैं। GS3 में मैंने किसकी ली है? AIR1 आदित्य श्रीवास्तव, ठीक है? बोला था ना तुम्हें सारे रैंक 1 की दिखा दी, पिछले 4 साल की सबकी देख लो कॉपीज, सब क्या लिख रहे हैं तुम्हें पता होना चाहिए, कैसे तुम्हें चीजों को यूज करना है वो भी तुम्हें पता होना चाहिए। GS3 में स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं तभी मार्क्स मिलते हैं, ठीक है? तो देखते हैं आदित्य श्रीवास्तव ने कैसे अप्रोच किया है GS3 को। What factors have led to the recent acceleration in the trends towards de-dollarization of the global economy? Do you think that dollar will lose its dominance anytime soon? तो de-dollarization का क्वेश्चन था, ठीक है? Recent acceleration in trends क्या चल रहे हैं? उसकी वजह से क्या तुम्हें लगता है कि डॉलर की डोमिनेंस खत्म हो जाएगी? सिंपल क्वेश्चन। अब देखते हैं कि कैसे उन्होंने इसे अप्रोच किया था। कैसे अप्रोच किया? द रीसेंट पेमेंट्स बाय इंडिया एंड यूएई, देखो एग्जैक्ट उन्होंने क्या किया, कितने बढ़िया तरीके से उसको कॉन्टेक्स्ट को करंट के साथ लिंक किया। इसको क्या बोलते हैं हम? कितने टाइप्स की इंट्रोडक्शन तुम्हें बताई हुई है, पहले भी बताई हुई है ना, इसको बोलते हैं हम करंट बेस्ड इंट्रोडक्शन, जहां पर करंट कॉन्टेक्स्ट के साथ लिंक किया उन्होंने, ठीक है? सो यू कैन ऑल्सो डू दिस, ऐसे करंट के साथ लिंक करके स्टार्ट किया उन्होंने। फिर क्या था हमारा कोर डिमांड, क्या थी क्वेश्चन की? व्हाट फैक्टर्स हैव लेड टू रीसेंट, तो रीसेंट फैक्टर्स बिहाइंड डी डॉलराइजेशन, फिर वही दिव्या मिश्रा की तरह क्या किया, बॉक्स किया उसको, एग्जैक्ट जो डिमांड थी हमारी, जो क्वेश्चन में मेंशन था वो कीवर्ड यहाँ लिखा और उसको सब पार्ट सब हेडिंग बनाई बॉक्स करके। फिर क्या क्या रीजन है वो बताए, रशिया यूक्रेन, देखो इन्होंने भी सब पॉइंट वाइज लिखा, बुलेट बुलेट एरो डॉट वो सब डालने की जरूरत नहीं है, सिंपल 1 2 3 4 5 पॉइंट्स में करके लिखो, ठीक है? पावर ऑफ मैनिपुलेशन, प्रमोशन ऑफ ओन इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो अब जो भी वो पॉइंट्स लिख रहे हैं कितने सिंपल पॉइंट्स लिख रहे हैं और उसमें कोर कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर रहे हैं। फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स भी दे रहे हैं और थोड़ा सा इकोनॉमी में जो डेटा की जरूरत होता है वो भी डाल दिया, ठीक है? तो सारे पॉइंट्स लिख दिए, हर पॉइंट के साथ कोशिश करी, यहाँ पर सबके साथ पॉसिबल नहीं था तो 2 3 पे एग्जाम्पल डाले और डेटा डाल दिया। हाउएवर क्या सेकंड पार्ट क्या था, डॉलर की डोमिनेंस खत्म हो जाएगी, तो उन्होंने बोला कि नो, मोमेंट पर इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? 70% अभी भी चल रही है रिजर्व्स डॉलर में, ठीक है? तो वही सारी चीजें उन्होंने एक्सप्लेन करी, यहाँ पर आंसर हो गया खत्म। ये चीज देखो तुम सब यही कर रहे हैं, शीट पूरी भरनी ही है, जहां पर लिखकर हम खाली यहाँ तक लिखकर नहीं छोड़ेंगे, हम डायमेंशन जनरेट करेंगे एडिशनल। तो आदित्य श्रीवास्तव ऑल्सो डिड द सेम थिंग, ठीक है? क्या है, येट देयर आर साइंस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स इन लॉन्ग टर्म, तो एडिशनल डायमेंशन ही जनरेटेड, यहाँ पर बहुत लोगों ने ये डायमेंशन जनरेट की ही नहीं होगी, ठीक है? जैसे ब्रिक्स वाले कर रहे हैं अपना डिक्रीजिंग डॉलर रिजर्व्स,
अब यहाँ डायग्राम के थ्रू भी ही ट्राइड टू शो इट। ऑलराइट, सो फिर उसके बाद एक कंक्लूजन आ गया जहां उन्होंने बता दिया। तो यहाँ एग्जाम्पल्स भी आए, डेटा भी आया, कोर सब पार्ट भी एड्रेस हुई, करंट से लिंकेजेस भी आ गए और हमारा एक डायग्राम भी आ गया। बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छी अप्रोच यूज की हुई है। फिर आता है हमारा क्या, सेवरल इनिशिएटिव्स दिए हैं इंडिया की वाटर नीड के लिए, बट द इशू ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी और वाटर क्वालिटी आज भी हमारा दिक्कत है। कैसे स्टार्ट किया, किस किस से इंट्रोडक्शन हो सकती है, डेटा से, करंट से, रिपोर्ट से। तो इन्होंने स्टार्ट किया कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स से। बाय 2030 इंडिया डिमांड वुड बी ट्वाइस इट्स सप्लाई, नीति आयोग की ये रिपोर्ट है। ठीक है, अब उसके बाद क्या पूछा, डायरेक्टली उन्होंने करंट या फिर हमारा इसमें रिपोर्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन दे दी। फिर उसने क्या पूछा था, सेवरल इनिशिएटिव्स हैव बीन टेकन। तो देखो ये जो कीवर्ड है, यही कीवर्ड यहाँ यूज किया है इन्होंने भी, कि सेवरल इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए हैं, वो सब एग्जांपल्स बताए गवर्नमेंट स्कीम्स के। बट उसके बाद भी क्यों वाटर इशू चल रहा है वो बताया। फिर देखो हर पॉइंट के साथ ही हैज ट्राइड एडिंग एग्जांपल्स के साथ साथ डेटा। इसमें GS3 में डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, पॉल्यूशन के साथ भी लिंक किया, ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब ये सब हमने अपनी एनवायरमेंट की बुक में पढ़ा ही है, क्यों नहीं तुम यहाँ पर लिख के आते इनको। फिर उसके रीजंस बताए कि क्या इशू चल रहा है, सेलेनाइजेशन का इशू है, क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं। और फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन क्या है। GS3 में मैंने अपनी वीडियोस में तुम्हें बोला था, GS3 सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहता है, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी हो, एग्रीकल्चर हो, कुछ भी हो, हमेशा वहां पर एक डायमेंशन आनी चाहिए सॉल्यूशन की। तो ये आंसर यहाँ खत्म हो रहा है। बट जो इम्प्लिसिट डिमांड है, जैसे कि आदित्य श्रीवास्तव ऑल्सो डिड द सेम थिंग, उन्होंने भी यहाँ बताया कि कैसे इसे इसके सॉल्यूशंस हैं। तो कितने अच्छे तरीके से आदित्य ने यहाँ सारे इसके सॉल्यूशंस बताए और उनको गवर्नमेंट स्कीम के साथ भी देखो लिंक किया, केस स्टडीज के साथ लिंक किया। जैसे गुजरात का ये योजना चल रही है, वहां पर वन वाटर अप्रोच हो गई। ठीक है, निसर्ग कैंपेन ऑफ महाराष्ट्र, पीपल्स कैंपेन चलाया। तो एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच चाहिए GS3 में खास करके। फिर लास्ट में व्हाट ही डिड वाज, उन्होंने SDG 6 के साथ उसको लिंक कर कर बता दिया। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा, वेरी वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखा है। यहाँ डेटा भी दिया, सारी जो कोर डिमांड थी उसको एड्रेस किया, एग्जांपल्स भी बताए और मल्टीपल डायमेंशंस भी जनरेट करी, सॉल्यूशन भी दिया, फिर SDG से भी लिंक कर दिया। अगर तुम भी एग्जामिनर हो, ठीक है, तो कम से कम 4 साढ़े 4 मार्क्स तो इसमें मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, बिकॉज वो मार्क्स मार्किंग सबको पता है कैसी होती है, वहां पर फिर स्केलिंग होती है एंड 50% मार्क्स एक्सीलेंट ही माने जाते हैं। ठीक है, तो एग्जामिनर अगर तुम भी होगे तो तुम भी इस आंसर को देखकर अच्छे मार्क्स दोगे ही दोगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, समझ गए। फिर देखो ये क्वेश्चन भी मैंने, सॉरी, ये क्वेश्चन भी खास करके तुम्हें समझाने के लिए डाला है। अब ये है हमारा आगे साइंस एंड टेक का क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज ऑल्सो GS3। साइंस एंड टेक के क्वेश्चन में देखते हैं क्या अप्रोच यूज की है आदित्य ने। तो ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट्स वाइडली बिलीव दैट द डेवलपमेंट ऑफ CAR T cells therapy can be game changer in the treatment of cancer। CAR T सेल थेरेपी क्या है, कैसे काम करेगी और क्रिस्पर Cas9 को कैसे ओवरकम करेगी। तो सबसे पहले व्हाट ही डिड वाज, CAR T सेल थेरेपी है क्या उसको समझा दिया, बता दिया। इट हैज बीन द ब्रेक थ्रू विच कैन प्रोवाइड टारगेटेड कैंसर ट्रीटमेंट। ठीक है, अब देख लो, मान लो कि तुम्हें पता ही नहीं CAR T सेल क्या है, तो फिर क्या करोगे। तो ये जो कीवर्ड है, CAR T सेल थेरेपी कैन बी अ गेम चेंजर इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, इसी स्टेटमेंट से तुम इंट्रोडक्शन बना दो। यहाँ भी तो यही किया हुआ है कि CAR T सेल थेरेपी हैज बीन अ ब्रेक थ्रू विच कैन प्रोवाइड टारगेटेड कैंसर ट्रीटमेंट। सिंपल। अब वो क्या पूछ रहा है, कैसे वो गेम चेंजर है।
उसी को ही सब हेडिंग को ही डिड अगेन, वही कीवर्ड वहां से उठाया, यहाँ लिखा और उसे बस बॉक्स किया। यही तो करना है आंसर में। रॉकेट साइंस थोड़ी है, सिंपल है। बता दिया क्या क्या चीजें हैं, और सबसे अच्छी चीज जो करी वो है डायग्राम। डायग्राम डायग्राम डायग्राम, साइंस एंड टेक के आंसर्स में डायग्राम बनाने का बहुत अच्छा स्कोप होता है, बट फिर भी लोग बनाते नहीं है। वैक्सीन कैसे काम करती है 2022 में उसने पूछा, ठीक है, जेम्स वेब टेलीस्कोप पूछा। अब इन सब में तुम डायग्राम बनाकर दिखा दो ना, क्यों नहीं बना रहे। अब ये कार टी सेल था, सिंपल, कैसे वो काम करता है, उसकी फंक्शनिंग क्या है, सिंपल डायग्राम बनाकर दिखा दो। अब आई कैन गारंटी यू दैट कि 90% लोग ये डायग्राम बनाएंगे ही नहीं वहां पर। यही तो डिफरेंशिएटर क्रिएट करेगा तुम्हारे आंसर्स में और उनके आंसर्स में, वरना इसका बेसिक ज्ञान तो कोई भी लिख कर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही वो टॉपर नहीं बने, उनको पता है कैसे चीजें हो रही हैं, कैसे आंसर लिखे जा रहे हैं, इसीलिए दे हैव गॉट मार्क्स, ठीक है। तो व्हाट ही डिड अगेन, इट्स अ वेरी गुड थिंग कि डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर कर बताया। फिर चीजें मेंशन करी क्या क्या है। अब हो सकता है कि इसमें आंसर बना कर लिखा हो, आई एम नॉट गोइंग इनटू द कंटेंट की राइट है या नहीं, मैं बस स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ और अप्रोच भी दिखा रहा हूँ तुम्हें साथ में, ठीक है। फिर क्या उसकी लिमिटेशंस को कैसे ओवरकम करते हैं उस पर उन्होंने पॉइंट बनाए और फिर कंक्लूजन लिखा। हम्म, ठीक है। अब ये पॉइंट तुम्हें वहां जनरेट कर कर लिखने ही पड़ेंगे। हो सकता है तुम्हारे पास इसकी पूरी 100% एक्यूरेट नॉलेज ना हो कि क्यों वो उससे बेटर है, कैसे उसको ओवरकम कर सकता है। तो ऐसे जेनरिक पॉइंट थोड़े लिख के आने ही पड़ेंगे वहां पर, खाली छोड़ना नहीं है वहां पर कोई भी क्वेश्चन को, ठीक है। लोग बोलते हैं जो नहीं आ रहा उसको तो छोड़ दो, 4 क्वेश्चन छोड़कर आ गए, पता चला नंबर ही नहीं आए, कोई फायदा नहीं है उसका। उन्हें बाद में अटेम्प्ट कर लो, बट अटेम्प्ट जरूर करना, खाली नहीं छोड़नी शीट, ठीक है। समझ गए, तो देख लिया कैसे, कितने अच्छे तरीके से आदित्य हैज आंसर्ड दिस, ऑलराइट। अब इसके बाद ये हो गया GS3 के, तो GS3 की कॉपीज आदित्य की बहुत अच्छी हैं, ठीक है। किसी भी साइट पर जाओगे कोचिंग की, वहां तुम्हें ये कॉपीज मिल जाएंगी, दे आर ओपनली अवेलेबल, एंड उन्हें देखो समझो। तो तुम्हें ये अगर कंटेंट अच्छा पसंद आ रहा है, ठीक है, ये डायग्राम वगैरह, इनको अपने नोट्स में ऐड ऑन करके रख लो, समझ गए। नाउ लेट अस मूव टू GS4 एथिक्स। अब देखो एथिक्स में सबसे पहले हमारे पास है दिव्या मिश्रा की कॉपीज, ठीक है। शी सेट अ न्यू स्टैंडर्ड एथिक्स में भी, उन्होंने केस स्टडीज में भी एक नई अप्रोच लगाई जो बहुत लोगों ने आज तक कभी यूज ही नहीं करी थी। तो देखते हैं एथिक्स में क्या अप्रोच थी। इसके अलावा विल ऑल्सो सी AIR1 श्रुति शर्मा की एथिक्स में, बिकॉज शी ऑल्सो स्कोर्ड वेरी वेरी गुड मार्क्स इन एथिक्स, ठीक है। तो अब क्या टॉपिक, क्या क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन, क्या रेलेवेंस है उसकी सिविल सर्विसेज में, ऑब्जेक्टिविटी, पर्सुएशन, कंपैशन, अब ये सारी चीजें तो तुम्हें पता ही है। तो पहले क्या किया, उस कीवर्ड को यहाँ पर मेंशन कर कर बताया कि कौन सा कीवर्ड तुम अप्रोच कर रहे हो। कुछ लोग खाली वन लिख कर छोड़ देते हैं और फिर लिखते हैं, अब एग्जामिनर वापस जाकर देखेगा नहीं, तो ऐसा कीवर्ड लिखो, उसको बॉक्स कर कर बता दो। फिर क्या किया उन्होंने, ऑब्जेक्टिविटी क्या है उसको एक्सप्लेन किया, बताया, उसको डिफाइन किया। फिर क्या रेलेवेंस है उसके लिए क्या दिया, स्पेसिफिक एग्जाम्पल, जैसे PM गरीब कल्याण योजना वाला, ठीक है। फिर परसुएशन क्या है, परसुएशन का एग्जाम्पल दिया और उसमें एक डायग्राम भी एड ऑन किया उन्होंने। फिर अगेन स्वच्छ भारत अभियान के साथ लिंक कर कर एग्जाम्पल बनाया। अगेन कंपैशन की बात हुई, मदर टेरेसा आ गए उसमें, और ये हमारा आगे ये IAS का भी एग्जाम्पल दे दिया। तो अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल चल रहे हैं, यहाँ गवर्नमेंट स्कीम्स के एग्जाम्पल चल रहे हैं, यहाँ हिस्ट्री के भी एग्जाम्पल्स चल रहे हैं, IAS सिविल सर्वेंट्स के भी एग्जाम्पल चल रहे हैं, ठीक है। फिर एनोनिमिटी, वो भी डिफाइन किया, कीवर्ड डिफाइन किया, समझाया, और उसके बाद एग्जाम्पल देकर समझा दिया कि कैसे उसकी रेलेवेंस है सिविल सर्विसेज के लिए, ऑलराइट। तो ये बहुत ही सिंपल बेसिक अप्रोच है, बट देखो अप्रिशिएट करो कि कैसे नीटली सारी चीजें लिखी हुई हैं। कुछ लोगों की आंसर कॉपीज में लिखा क्या है वो ही समझ में नहीं आता,
कुछ लोग ऐसे वर्टिकली लिखते हैं, हॉरिजॉन्टली, पता नहीं कौन-सी डायमेंशन में उनका अलग ही दुनिया चल रही होती है आंसर्स में। तो ये देखो कि कितने साफ तरीके से, अच्छे तरीके से आंसर्स लिखे हुए हैं। जो चीज़ अंडरलाइन करनी है, ऑर्गन डोनेशन यहाँ बात हो रही है तो ऑर्गन डोनेशन की बात करी, ऑब्जेक्टिविटी बात हो रही है, पीएम गरीब कल्याण योजना की बात करी, स्वच्छ भारत टॉयलेट्स की बात करी और सबको यहाँ बॉक्स किया, अंडरलाइन किया। अब एग्जामिनर खाली ये वर्ड देखेगा और कुछ वो देखेगा भी नहीं, पढ़ेगा भी नहीं, इसी के बेसिस पर वो मार्क्स दे देगा। इतने बढ़िया मार्क्स मिलेंगे ऐसे लिखने पे। दिस इज व्हाई शी स्कोर्ड वेरी वेरी गुड मार्क्स इन एथिक्स। ठीक है, अब उनकी केस स्टडीज की अप्रोच दिखाता हूँ। क्या उनकी केस स्टडीज की अप्रोच में अलग था, जो मैंने भी पहले नहीं देखी थी कभी। क्या डिफरेंस था? ये था, देखो पहले केस स्टडीज जो भी होती है उसमें भी इंट्रोडक्शन लिखना बहुत जरूरी होता है, तुम लोगों को मैंने बोला है ये। ऑलराइट, तो अब उन्होंने क्या किया, उसको करंट से लिंक किया इंट्रोडक्शन को, कि भारत बंद की बातें चल रही थी किसान यूनियंस के द्वारा, जब वो हमारे 3 फार्म लॉज आए थे तब की बात थी। फार्मर्स के पास पीसफुल राइट है और पब्लिक हेल्थ और राइट टू कम्यूट का इशू है। तो जो केस का मुद्दे की बात थी ना, वो इंट्रोडक्शन में समझा दिया और उसको यहाँ पर स्मार्टली करंट से भी लिंक कर कर दिखा दिया कि हाँ भाई, मुझे पता है कि तू ये केस स्टडीज किस लिए पूछ रहा है। ठीक है, अब ऐसे ही करना चाहिए, कोई करंट में इशू होता है तो उसको मेंशन कर दिया करो, उसे लिंक कर कर इंट्रोडक्शन अपनी बना दिया करो। तो उन्होंने यही किया, उसको इंट्रोडक्शन को उससे लिंक कर कर बना दिया और पूरी एसेंस केस की समझा दी। अब जो अलग चीज थी वो ये थी, जब भी वो अपने आंसर्स में लिखती थी ना अप्रोच, वो लिखती थी माय विजन। क्या है, वो अपना विजन बता रही है, क्योंकि एथिक्स में देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर। तुम उस आंसर को जस्टिफाई कैसे कर रहे हो एथिकल फ्रेमवर्क के थ्रू, उसके बेसिस पर तुम्हें मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, उन्होंने यहाँ अपना पूरा विजन बता दिया एथिक्स में कि क्या उनका विजन है, किस बेसिस पर शी इज गोइंग टू एक्ट, थिंक स्ट्रैटेजिकली एंड एक्ट डेमोक्रेटिकली। उसके बाद देखो, प्रायोरिटी ऑफ स्टेक होल्डर्स, ये भी कोई नहीं करता था, इनफैक्ट अभी भी कोई लोग नहीं करते। ठीक है, अब ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग थी जो उनके एंड पर दिखी। उन्होंने दिखा दिया कि प्रायोरिटी क्या है स्टेक होल्डर्स की, वरना इसकी जगह हम यूजुअली क्या करते हैं, हब एंड स्पोक बना देते हैं और उसमें लिख देते हैं स्टेक होल्डर्स, कौन कौन से थे स्टेक होल्डर्स। ठीक है, तो वो दिखाना चाह रही हैं कि एक्शन वो किस बेसिस पर लेंगी। यहाँ हमेशा उन्होंने अपना विजन मेंशन किया है केस स्टडीज में। इनकी एथिक्स की कॉपी जरूर जाकर देखना, सीखो उससे कि कैसे स्ट्रक्चर किया जाएगा, कैसे लिखा जाएगा। कोई अच्छे डायग्राम्स लग रहे हैं, पॉइंट्स लग रहे हैं, ये लग रहे हैं, उनको डायरेक्टली अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लो। ठीक है, फिर एक और चीज ये है कि 3 सब पार्ट्स अगर इसमें हैं तो हर सब पार्ट को एड्रेस किया है अलग से। सॉरी, ठीक है, हर सब पार्ट को एड्रेस किया है ए कर कर, बी करके, सी करके। ठीक है, यहाँ बी हो गया हमारा। तो हर सब पार्ट को ऐसे एड्रेस करना है, 2 सब पार्ट कभी भी एक साथ क्लब मत करना। कुछ बच्चे ये गलती कर देते हैं। ठीक है, अब पहला सब पार्ट ये आया तो उसमें उन्होंने बता दिया कैसे बैलेंस करेंगी। फिर सेकंड सब पार्ट आया कि कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, तो कोर्स ऑफ एक्शन में भी शी हैज डिफाइंड और बताया है कैसे इमीडिएटली वो क्या करेंगी। ठीक है, फिर और क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं वो भी बता दिए। कितनी सिंपल तरीके से, अच्छे तरीके से एवरीथिंग हैज बीन एक्सप्लेन्ड इसमें। ठीक है, अब इसके बाद सी पार्ट आएगा और उसमें कंक्लूजन भी आएगा केस स्टडीज में, वो बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए साथ में। ठीक है, तो ये चीज इनके आंसर्स में मुझे नई देखने को मिली थी, जो था कि माय विजन, जो उन्होंने अपना विजन ऐड किया। अब देखते हैं हमारा लास्ट है, दिस इज फ्रॉम AIR1 श्रुति शर्मा की। शी ऑल्सो स्कोर्ड गुड मार्क्स इन एथिक्स। अब ये पूरी केस स्टडीज थी, इन्होंने भी इंट्रोडक्शन में केस की क्या लिखा, उसकी एसेंस बता दी कि केस क्या है, मुद्दा क्या है, मेन वो बताओ एग्जामिनर को कि तुम्हें केस की मुद्दा समझ में आया है या नहीं आया है। अब केस स्टडीज पे मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इसी वीक ही अलग से, केस स्टडीज को कैसे अप्रोच करना है, सो यू कैन वॉच इट। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या बताया, इंटरनेशनल एथिक्स की बात हो रही है, एथिकल फैक्टर्स हैं इसमें,
इंक्लूडिंग एडहेरेंस टू ये जो भी इश्यूज हैं वो भी साथ में उन्होंने इंट्रोडक्शन में ही समझा दिए। पूरी जो केस की हमारी एसेंस थी, जो मुद्दा था, वो सारा यहीं पे आ गया। फिर स्टेक होल्डर्स कैसे मेंशन किया इन्होंने, ऐसे लिखकर हब एंड स्पोक बनाकर मेंशन किया। अब देखो, सब पार्ट से दो अवेलेबल ऑप्शंस क्या हैं और कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, क्या सजेस्ट करते हो, और फिर लिस्ट 5 दोनों को अलग से एड्रेस करना है। ए पार्ट ये है तो इसको लिख कर दिखाओ, ए पार्ट अवेलेबल ऑप्शंस, हर ऑप्शन को लिया और उसके साथ उसके मेरिट डीमेरिट लिखे। जो ऑप्शन चूज नहीं कर रहे उसके डीमेरिट ज्यादा हैं, ठीक है। तो उन्होंने पहले वही अवेलेबल ऑप्शन लिखे, पॉइंट्स लिखे और उनके मेरिट डीमेरिट बताए, फिर सेकंड ऑप्शन लिया, उसके मेरिट डीमेरिट बताए। इसमें भी शी हैज ट्राइड टू इंक्लूड वेरी गुड थिंग, जो उनके आंसर्स को अलग बनाता है वो है एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ भी शी हैज ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट एग्जाम्पल्स जो हम कर सकते हैं अपने आंसर्स में, ठीक है। समझ गए, ऐसी बेसिक अप्रोच रखनी है तुम्हें एथिक्स में, जो भी पॉइंट्स लिख रहे हो उनके साथ अपने अच्छे से एग्जाम्पल्स डालकर आओ, चीज़ों को समझाओ। फिर केस स्टडीज में इंट्रोडक्शन में केस की एसेंस समझाओ, क्यों तुम एथिकल फ्रेमवर्क किस बेसिस पर एक्शन ले रहे हो वो बताओ, और हर सब पार्ट को अलग से एड्रेस कर कर दिखाया है। जहां एग्जाम्पल का स्कोप है डालो, एथिक के कीवर्ड का स्कोप है डालो उनको, ठीक है। फिर एक कंक्लूजन पर आ जाओ। ऑलराइट, अब तुम्हें कोई ये डायग्राम इनकी कॉपीज से पसंद आता है, एग्जाम्पल्स अच्छे लगते हैं, तो उन्हें ले लो और उन्हें अपने नोट्स में ऐड ऑन करके रख लो, ठीक है। समझ गए, तो क्या हमारी बेसिक लर्निंग्स हैं, वी हैव ऑल अंडरस्टूड। सबसे जरूरी है कोर डिमांड को समझो, ठीक है। जो कोर डिमांड है उसी के बेसिस पर हम सब हेडिंग्स बनाएंगे, दैट वी विल टेक डायरेक्टली फ्रॉम क्वेश्चन। उसके बाद हम हर पॉइंट के बाद कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स डेटा डालने की, ठीक है। फिर इंट्रोडक्शन के जो टाइप्स हैं, करंट बेस्ड हो सकती है, करंट लिंकेजेस कर कर दिखाओ, रिपोर्ट्स यूज कर सकते हो, ऑलराइट। फिर जो एक्स्ट्रा डायमेंशन है वो कैसे जनरेट करनी है, उस पे फोकस होना चाहिए, ताकि हमारी शीट्स सारी भरें, शीट्स फिल करनी ही है, ऑलराइट। फिर हमारा बेसिक आएगा, डायग्राम्स कैसे अच्छे यूज करने हैं वैल्यू एडिशन के लिए, और हमारी इंट्रो कंक्लूजन आएगी ही आएगी, ठीक है। ये हमारी बेसिक चीजें हैं, और सारी चीजों को कैसे नीटली प्रेजेंट किया हुआ है देखो, सारी चीजें उन्होंने बहुत ही नीटली लिखी हुई हैं, नीटली प्रेजेंट की हुई है। इसके अलावा अगर तुम्हें लगता है कोई और लर्निंग है, कुछ और चीज मैंने मिस कर दी है, तो यू कैन ऑल्सो मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, तुम्हें क्या लगा उनकी कॉपीज देखकर, तुम लोगों ने क्या सीखा, ठीक है। मैंने अपनी जर्नी में यही सारी चीजें सीखी थी उनसे, एंड ऐसे ही मैं टॉपर्स कॉपी यूज करता था, देखता था। अब तुम्हें भी समझ में आ जाएगा कैसे उन्हें यूज करना है, कैसे उनसे सीखनी है चीजें। कोई भी अच्छी तुम्हें पॉइंट्स लग रहे हैं, डायग्राम्स लग रहे हैं ऐसे, तो उन्हें डायरेक्टली अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लो, नो वन इज स्टॉपिंग यू, ठीक है। अब ये मत सोचना कि भाई ये तो टॉपर्स ने लिखा हुआ है, ये तो सारे ऐड ऑन कर लेंगे, ऐसे डायग्राम तो हर कोई बना देगा, ऐसा नहीं होता, हर कोई नहीं बना पाता, ठीक है। सारे सेम बना देंगे, सबको सेम कंटेंट तुम दोगे ना आज, तब भी सब अलग अलग आंसर लिख कर आएंगे। तो ऐसी चीजें ऐड ऑन करो अपने नोट्स में, उन्हें आंसर्स लिखकर प्रैक्टिस करो चीजों को, ठीक है। तो इन सब की टॉपर्स कॉपीज अवेलेबल हैं कोचिंग की वेबसाइट्स पर, आप वहां से जाकर डायरेक्टली देख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर, एंड इफ यू वांट टू गेट अ पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप जहां आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व हो, एंड ऐसे ही और स्ट्रैटेजी सेशंस आप देखना चाहते हो, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, फॉर दैट यू कैन ज्वाइन अवर मेंटरशिप प्रोग्राम जो चलेगा जनवरी तक। हमारा पर्पस यही है इसमें कि एक प्लान वे में हम जनवरी तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, मेन स्पेसिफिक, विद हमारा नोट्स, विद हमारा EYQ structuring. All right. So
You can join it, and this is available at 50% discount. You can use the code PARAS10 for additional 50% on this. All right. So this is it for this video. Will be coming up ethics की case study की video soon. कैसे approach करना चाहिए. Till then, all the best to you and have a great day.